हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और मैंने आपसे कहा था कि उसके न्यूमेरिकल जो भी आपको कोई डाउटेबल हो या कोई थ्योरी में कोई डाउट हो तो आप मेरे को वो पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हो और उसके मैं सॉल्यूशंस के वीडियो साथ साथ में क्या करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। ठीक है जी बात। तो अब हम अपना रुख करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा सेकंड चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से अपना 4 नंबर का जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है सेक्शन डी का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन सेकंड, लेसन सेकंड और इसका नेम है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेम नोट करें इस चैप्टर का, कॉपी पेन निकाल के रखो अपनी। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसका जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, जो हमको एसेंशियल नीड है गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए या गॉस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो हमारी बहुत ही एसेंशियल नीड है, जिसको आप लोग इसका की पॉइंट बोल सकते हो, वो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जल्दी से हेडिंग लिखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि फ्लक्स क्या चीज़ होता है। ओनली फॉर फ्लक्स क्या है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स क्या है। तो आप ऐसा समझें कि आपके पास किसी भी टाइप का एक फ़्लो है। किसी भी चीज़ का फ़्लो हो सकता है, वाटर का फ़्लो हो सकता है, एनर्जी का फ़्लो हो सकता है, या किसी और मटेरियल का फ़्लो भी हो सकता है। किसी भी टाइप का यदि आपके पास फ़्लो है तो उस फ्लो के साथ एक टर्म रिलेटेड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। या फ्लक्स का ये मीन समझ सकते हो कि जो फ्लक्स है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो केवल डिफाइन की जाती है सम काइंड ऑफ फ्लो के लिए। ठीक है बात। तो फ्लक्स क्या चीज़ है। फ्लक्स इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। फ्लक्स इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी which is defined for some kind of flow, किसी भी फ्लो के लिए जो अपने क्वांटिटी डिफाइन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है। ओनली फॉर फ्लक्स। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो कि आपके पास इस टाइप से वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है आपके पास है, वाटर फ्लो कर रहा है। बिकॉज हमने कहा है ना कि जो फ्लक्स क्वांटिटी है वो सम काइंड ऑफ फ्लो के साथ रिलेटेड है। तो मैंने जो फ्लो लिया है वो वाटर का फ्लो लिया है। वाटर फ्लो, और इसकी जो फ्लो होने की जो वेलोसिटी है उसको आप लोग कितना एज्यूम कर लें, v वेलोसिटी क्या कर लें इसकी एज्यूम कर लें। हमारे पास वाटर है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। अब आप मान लें कि इस वाटर फ्लो के अंदर हमारे पास एक फ्रेम है। इस टाइप से मैंने उस फ्रेम को रखा हुआ है। इस फ्रेम की शेप कैसे भी हो सकती है, हमने रेक्टेंगल लिया है, ये सर्कुलर फ्रेम भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमने एक एरिया रख दिया, इसके फ्लो के बीच में क्या रख दिया, हमने एक एरिया रख दिया।
और इसका एरिया मैं एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल ए। अब हम क्या करते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। वैसे अपने को ये पता है कि फ्लो के साथ रिलेटेड क्वांटिटी है फ्लक्स, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग इससे सीखते हैं। तो इसके लिए यदि आप लोग ये देखें कि द अमाउंट ऑफ वाटर which is flow perpendicular to the surface in per unit time is called flux of water। इसका स्क्रीनशॉट कर लें थोड़ा और से सर जी। तो देखिए आप लोग, हमने फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ फ्लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्लक्स ऑफ वाटर। मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या क्या कंडीशन है, देखो फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए कि इस प्लेन के क्या होना चाहिए, वो सरफेस एरिया के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर फ्लो होना चाहिए, जो कुछ भी फ्लो हो रहा है आपका, जो भी मटेरियल फ्लो हो रहा है, और पर यूनिट टाइम इस सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो होने वाला जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पर अमाउंट से क्या मतलब मीन है अपना, अमाउंट मतलब वाटर फ्लो कर रहा है, तो अमाउंट हम लोग वॉल्यूम इसका लेंगे कि पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर कितना वॉल्यूम इसका पास कर जाता है। बात को मैं दोबारा रिप्ले कर रहा हूँ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है या पास कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, पर यूनिट टाइम वॉल्यूम। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा मैथमेटिक्स फॉर्म के अंदर, पर यूनिट टाइम वॉल्यूम, इट मीन्स dV डिवाइडेड बाई dt, dV डिवाइडेड बाई dt। ये क्या चीज़ है हमारा, dV किसके लिए होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम के लिए, और dt मतलब टाइम के लिए होल्ड कर रहा है। तो ये वाली जो हमारी टर्म बनी है dV बाई dt, यही हमारा क्या है, फ्लक्स है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज़ फ्लो परपेंडिकुलर इन पर यूनिट टाइम, डिवाइड में हमने क्या रखा है, टाइम रखा है। तो ये हमारा फ्लक्स है। अब आप इसको देखें कि ये किसके इक्वल होगा, इसका यूनिट बनाएं आप। न्यूमरेटर में अपना क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो अपना यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। क्या यूनिट होता है अपना, मीटर क्यूब। और डिवाइड में अपने क्या पड़ा हुआ है, dt मतलब टाइम, और टाइम का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या रहता है अपना, सेकेंड। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इस फ्लक्स को इन क्वांटिटीज़ की टर्म में क्या करना चाहता हूँ, डिनोट करना चाहता हूँ। तो कैसे डिनोट करूँ, मतलब जो अपना मटेरियल फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, और जिस सरफेस एरिया में से ये वाटर फ्लो कर रहा है उसका सरफेस एरिया भी मैं इस फ्लक्स के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो मेरे को इनका कैसा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, V और A का, ताकि हमारे पास यूनिट कैसा आ जाए, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाए। तो आप बिल्कुल आसानी से देख पाओगे कि यदि मैं V और A को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, V और A को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब जो हमारा यूनिट आएगा वो यूनिट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग होगा। बिकॉज V क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और एरिया अपना क्या है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये देख लें आप, इसको कितना बना, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड, और ये यूनिट किसके लिए होल्ड करता है, फ्लक्स के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है बात। तो आप लोग इतना समझ सकते हो कि यदि किसी फ्लो के अंदर, किसी भी मटेरियल के फ्लो के अंदर एक हमने सरफेस एरिया रखा हुआ है, तो उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर पर यूनिट टाइम जितना अमाउंट पास करता है, उस मटेरियल का जितना अमाउंट पास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। dV बाई dt से इसको डिनोट कर दिया। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मटेरियल। कौन से मटेरियल की वेलोसिटी, जो मटेरियल फ्लो कर रहा है।
और मल्टीप्लाई में एरिया, जिस सरफेस एरिया में से वो फ्लो कर रहा है उसका एरिया। ठीक है बात, ये एसेंशियल डेफिनेशन है अपनी किसके लिए, फ्लक्स के लिए। इसको आप लोग क्या कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। स्क्रीन पूरी आ रही है क्या? ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो कैसे डिफाइन करें। यहाँ पर ये हमने लिखा है, ये किसका फ्लक्स है, ये फ्लक्स ऑफ वाटर है। हमें किसका फ्लक्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो सेम यही एनालॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन जो फ्लो है वो फ्लो वाटर का फ्लो ना होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। ठीक है बात, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो पर सेम यही एनालॉजी क्या कर दूं, इम्प्लीमेंट कर दूं, तो हम लोग किसको डिफाइन कर सकेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकेंगे। इट मीन्स देखो क्या है कि यदि मेरे पास वाटर के फ्लो की जगह किसका फ्लो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, किसका फ्लो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो। यहाँ पर देखो हमने क्या बोला था कि वाटर का फ्लो कम ज़्यादा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, उसकी वेलोसिटी से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा इंटेंसिव है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा उसकी इंटेंसिटी से। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, हमारे पास ई वेक्टर है। वाटर के फ्लो को इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। एरिया तो एरिया रहेगा, सेम वही एरिया मैंने इसके अंदर रखा, सेम वही एरिया इसके अंदर रखा हमने। ठीक है बात, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। कौन से फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो कैसे डिफाइन करूँगा, द अमाउंट ऑफ वाटर की जगह क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, ये इसको रिप्लेस कर देंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज पासिस थ्रू नॉर्मली टू द सरफेस एरिया इन पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स which is passes through which is passes through which is normally passes through which is normally passes through the surface area in per unit time, in per unit time is called electric flux, is called electric flux। ये इसकी डेफिनेशन। सेम यही एनालॉजी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या कर ली, बना ली। स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज़ नॉर्मली पासिस थ्रू द सरफेस एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Greek symbol phi. It is represented by Greek symbol phi। ठीक है बात। अब हम लोग देखो क्या करना चाहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं। तो सेम मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, वाटर वाले फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को। सिर्फ मेरे को क्या करना है, सिंबल रिप्लेस करने और कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है बात। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या था,
यहाँ था वाटर फ्लो का जो करेक्टरिस्टिक है वो हमने क्या लिया, वेलोसिटी, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो आपको पता है कि एरिया तो एरिया रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो में पड़ा हो चाहे वाटर के फ्लो में पड़ा हो। लेकिन वाटर का जो करेक्टरिस्टिक है वो हमने लिया था यहाँ पर वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो करेक्टरिस्टिक है वो उसको जो डिफाइन कर रहा है वो हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर मैं एक सिंबल लगा रहा हूँ E के साथ, ये सिंबल लगा रहा हूँ। ये सिंबल आपको पता है किसका होता है, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। वाई परपेंडिकुलर, क्योंकि लिखा हुआ है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज़ नॉर्मली पासिस थ्रू, विच इज़ नॉर्मली पासिस थ्रू द सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना होता है जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। ठीक है बात, तो मैं इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ई परपेंडिकुलर क्या है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, द परपेंडिकुलर component of electric field, the perpendicular component of electric field to the surface area, to the surface area। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपने को यूज़ करना होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लें। क्या कॉन्सेप्ट बिठाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा हुआ है ना, वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। यहाँ पर देख लो, आप देख सकते हो ये जो E हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे पास, सरफेस से 90 डिग्री। सरफेस ये वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो कितना एंगल बना हमारे पास है, 90 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन हर बार कंडीशन ये नहीं होगी, हर बार कंडीशन ये नहीं होगी। ये वाला जो हमारा सरफेस एरिया है ये कुछ स्लांटेड भी हो सकता है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ट्विस्टेड भी हो सकता है, थोड़ा हुआ मुड़ा हुआ भी हो सकता है, झुका हुआ भी हो सकता है। तब उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं, जनरल केस लेते हैं अपना। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है, देखें आप कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इंटेंसिटी ई वेक्टर का, लेकिन इसमें जो हमारा एरिया है वो एरिया पहले से थीटा एंगल पर क्या है, स्लांटेड है या ट्विस्टेड है। पहले ये सरफेस एरिया यहाँ पर था बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये वाली कंडीशन थी। लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल इसको हमने बनवा दिया, थीटा एंगल बनवा दिया। ये एंगल थीटा कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनने वाला एंगल। तो आपको पता है कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए मुड़ जाएगा। ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी कितने एंगल पर मुड़ जाएगा, थीटा एंगल पर मुड़ जाएगा। बिकॉज हमने कंप्लीट इस सरफेस एरिया को कितने एंगल से ट्विस्ट किया है, थीटा एंगल से। तो एरिया वेक्टर भी साथ साथ में कितने एंगल से ट्विस्ट होगा, अपना थीटा एंगल से क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ठीक है, ये रेफरेंस डायग्राम बना लें आप। और अपने लिखना क्या है, इफ़ द सरफेस एरिया twisted with electric field by making an angle
थीटा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, देख रहे हो आप इसको, कि यदि हम लोग एरिया को और एरिया के परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फ्लक्स बन जाता है। तो अब भी हमें यही करना है, फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया, ये वाला एरिया, और इस एरिया के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एरिया के साथ। ये देखो ई परपेंडिकुलर लगा हुआ है ना साथ में, तो हमें परपेंडिकुलर वाला चाहिए। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बनाया है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के साथ है थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इट मीन्स किसके अलोंग हो, एरिया वेक्टर के अलोंग हो, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों को चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है बात। मेरे को वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो कंपोनेंट किसके अलोंग हो, एरिया के अलोंग हो। आप देख लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस पर थीटा बना रहे हैं, एरिया वेक्टर वाले एक्सिस पर थीटा बना रहे हैं। तो एरिया वेक्टर के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आएगा वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, आप देख सकते हो ई कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ई साइन थीटा। अपने को मतलब कौन से कंपोनेंट से है, अपने को मतलब उस कंपोनेंट से है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, बिकॉज अपने को वही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो जो एरिया के सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप देख सकते हो कि जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो किसकी डायरेक्शन में आया है, किसके डायरेक्शन में आया है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में आया है, और एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ई कॉस थीटा भी किसके परपेंडिकुलर हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है बात। तो मेरे को यहाँ पर ई बार को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, या ई परपेंडिकुलर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ई कॉस थीटा से, और मल्टीप्लाई में एरिया, एरिया तो इसका उतना ही है जितना पहले था, ए पहले था और ए अब है ए। तो कितना फॉर्मूला बना इसका, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इन जनरल केस, इन जनरल केस फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जब हमारा सरफेस एरिया ट्विस्ट होता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कितना एंगल बनाकर, थीटा एंगल बनाकर, तब कितना फ्लक्स बनाते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में क्या है हमारा, थीटा एंगल है। अब इससे आप लोग एक बात पता कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, एज ए कंडीशन एरिया को लेकर के चलते हैं। किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में तो हम लोग एरिया को क्या करते हैं, वेक्टर मानते हैं, और कभी कभी स्केलर मानते हैं। मोस्टली हम लोग इसको एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं एरिया को, ठीक है। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी लेकर के चलोगे आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी लेकर के चलोगे। तो दो वेक्टर्स के बीच में जो प्रोजेक्शन है वो कॉस थीटा का है। तो इट मीन्स ई में और ए में जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो हमारा जवाब है जी डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, तो आप बताते हो कि वो स्केलर होगी, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी देख सकते हो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को जो इसमें से पास कर जाए। वो इस डायरेक्शन में भी पास कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी पास कर सकता है, ऊपर की ओर भी पास कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया को कौन सी डायरेक्शन में भी पास कर सकता है, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे हो गया। आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें
इसलिए मैंने पहले आपको वाटर फ्लो का जो इलस्ट्रेशन लेकर के बताया है कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। हमारा कॉन्सेप्ट में क्या है, हमारे एरिया के साथ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करना है जो एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है अपन लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया यहाँ पर है, ये एरिया है, हमें इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, इस ई का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि जिस एंगल, जिस एक्सिस पर थीटा बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस का। तो आप देख सकते हो कि जो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एज ए कॉन्सेप्ट, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट बनाया आप इसका, यूनिट देखो क्या रहेगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलाम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। एक तो ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया था वोल्ट पर मीटर, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, मीटर स्क्वायर। तो ये कितना बना हमारे पास है, ये बन गया वोल्ट इंटू मीटर। तो दो इसके यूनिट हैं, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और एक हमारा क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। डायमेंशन बनाए, डायमेंशन में क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन और एरिया की डायमेंशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपको पता है कितनी होती है, m1 L1 T-3 और A-1। और एरिया की डायमेंशन होती है L²। तो ये कितना बन जाएगा, m1 L3 T-3 और A-1। ठीक है बात, ये इसका यूनिट और डायमेंशन हुआ। यहाँ से आप वो केस भी देख सकते हो कि यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो ज़ीरो है, कैसे, ये वाली कंडीशन है, इसमें जो एरिया वेक्टर होगा ना सरफेस का, ये एरिया वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये बोर्ड सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में आप देखो ये ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हुआ, 0। थीटा 0 होगा तो यहाँ पर देखो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो यहाँ पर फाई कितना मिलेगा हमको, E/A, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ। आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, केस भी बना सकते हो। जब थीटा 0 हो तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये वाला जो सरफेस है मैं इसको क्या कर दूँ, इस सरफेस को 90 डिग्री से ट्विस्ट कर दूँ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमारे पास कितना फ्लक्स होगा, 0 फ्लक्स होगा। कोई भी फ्लक्स उसको पास ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे हमारा सरफेस हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसको ऐसे करेंगे, ऐसे थीटा 90 पे घूमेगा, मतलब ये, तो इसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड पास करेगा यदि करना हो तो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन लोगों को, 0 मिलेगी। तो इसके स्पेशल केस भी आप लोग तैयार कर सकते हो। तो इतना कॉन्सेप्ट था हमारा आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स which is normally passes through the surface area in per unit time is called electric flux, represented by Greek letter phi। और फॉर्मूला क्या है इसका, एरिया, और एरिया के साथ मल्टीप्लाई में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके परपेंडिकुलर हो, एरिया के परपेंडिकुलर हो। हमने एक जनरल केस कंसिडर कर लिया था कि यदि हम लोग सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर ट्विस्ट कर दें, तब हमारे पास जो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई कॉस थीटा आएगा। और हमने जनरल केस में फॉर्मूला तैयार किया फाई = ये कॉस थीटा। उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसके यूनिट डायमेंशन हम लोगों ने क्या कर दिए, तैयार कर दिए। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम लोग गॉस लॉ को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ,
और उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर है। और मेरे को उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में या पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दोगे। सॉल्यूशन आप पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजोगे और जो उसका आंसर आएगा वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक क्लोज्ड सिलेंडर टाइप एक बॉडी है वो रखी हुई है, ठीक है। ये क्लोज्ड बॉडी है, सिलेंडर टाइप बॉडी है। आपको फाइंड करना है कि इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। फाइंड द फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड बॉडी, फाइंड द फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड बॉडी। ये आपको क्वेश्चन करना है, कितना आंसर